नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजमगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि 34,676 करोड़ रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ को देने वाले हैं। साथ ही बता दें कि 5 नए एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि 782 परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज वहां से हुंकार भरेंगे। साथ ही आजमगढ़ वासियों को बड़ी सौगात देंगे। 782 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें 34,676 करोड़ की सौगात देने वाले आजमगढ़ को और 5 नए एयरपोर्ट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी 482 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 253 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान 34 वाहनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे सीएम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यह 34 वाहन को हरी झंडी दिखाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले गोरखपुर में होंगे और बता दें कि इस दौरान गोरखपुर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात दे सकते हैं। साथ ही बता दें कि 253 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 34 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन 34 वाहनों को काम पर लगाया जाएगा। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है मुख्यमंत्री का? देखिए, कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पे हैं। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ी चुनावी जनसभा उनकी होने वाली है और उसी के कनेक्टिविटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में और मुख्यमंत्री योगी तय की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय की है। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम उनका क्या है? बिल्कुल, जितने भी विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास जल्दी किया जा रहा है। अमरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अमरेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनका पूरा कार्यक्रम क्या है कि आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दिनकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। हाँ दिनकर जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज ढेर सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव से पूर्व जितने भी विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास जल्दी इसलिए किया जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लग जाने के बाद ये संभव नहीं होगा कि विकास परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया जाए। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ में रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तर प्रदेश में हैं, वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे और एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का लोकार्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो उनके गृह जनपद गोरखपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए है, जिसमें लगभग 482 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वालों को आज मिलने वाली है। दिन जी, यानी बीजेपी की पूरी कोशिश है और यूपी सरकार भी उसमें शामिल है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले प्रदेशवासियों को जितनी सौगातें दी जा सकती है वो दे, ताकि सरकार को यह लगे और लोगों के बीच यह मैसेज जाए कि बीजेपी की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी वो धरातल पर भी उतरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जिनका भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ अपने चुनाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और उसी के मद्देनजर जितने भी विकास कार्य, विकास परियोजनाएं
सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उन सबको बाकायदे उनका चिन्हित करके उनका लोकार्पण और शिलान्यास लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व कर लिया जाए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के बहुत बड़ा कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस प्लानिंग के तहत लगातार अपना काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रह के 482 करोड़ की 253 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं दिनकर। जी बिल्कुल, यानी आज उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जगहों पर बड़ी सौगातें मिलने वाली है, जहां योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में सौगात देंगे, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोजगार मेले में सम्मिलित होंगे जैसा कि आपने बताया, और इसके साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का, प्रधानमंत्री आजमगढ़ का, यानी 3 बड़े कद्दावर नेता 3 अलग अलग जगहों पर जाकर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जनता के बीच मैसेज देंगे। तो विपक्ष की क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे विपक्ष इसको टैकल कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार सौगातें दी जा रही है, प्रधानमंत्री आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है आजमगढ़, लेकिन पिछले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ के गढ़ को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। और दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, भोजपुरी अभिनेता हैं, उन्होंने वहां से जीत हासिल की। और भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि आजमगढ़ से आज एक बड़ा संदेश जाए। प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ से केवल आजमगढ़ को ही नहीं, आज आजमगढ़ के आसपास जौनपुर को, गाजीपुर को, अंबेडकर नगर को, गोरखपुर को, वाराणसी को, मतलब पूर्वांचल के, पूरे पूर्वांचल के हिस्से को आज की रैली से प्रभावित करने का, आज की रैली से कनेक्ट करने का प्रयास हुआ। और इसी प्रयास के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां लखनऊ, राजधानी लखनऊ, जहां के बाद बाराबंकी जनपद बिल्कुल लगा हुआ लखनऊ से है, जहां से कहा जाता है कि बाराबंकी जिला पूर्वांचल का द्वार है, वहां से पूर्वांचल शुरू होता है और वाराणसी तक जाने वाला है पूर्वांचल। इसको प्रभावित करने की पूरी कोशिश होगी इन राजनेताओं की आज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल के साथ ही धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंगल, संतोष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसमें विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह और अशोक कटारिया को रिपीट किया गया है। यह तीनों वर्तमान में भी एमएलसी है। बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटें 5 मई को खाली होने जा रही है। इसमें 10 सीटें बीजेपी और 1 उसके सहयोगी अपना दल के पास है, जबकि 1-1 सीटें सपा और बसपा के पास है। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों को लेकर रस्साकसी चलती हुई दिख रही है, जहां बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने यूपी एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी ने 7 नामों की चर्चा की। और साथ ही बता दें कि इसमें विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार और इसके साथ ही बता दें कि अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह और संतोष सिंह के नाम शामिल हैं। बता दें कि इसके साथ ही बीजेपी के साथ एक अपना दल के पास बीजेपी ने अपनी सीट दी है। और साथ ही आपको बता दें कि एक बसपा और एक सपा के पास एमएलसी प्रत्याशियों की सीट है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में बस अड्डे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों उत्तर प्रदेश से मैदान छोड़कर भाग गए हैं। राहुल उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल जा रहे हैं। एकमात्र सीट रायबरेली है जो सोनिया गांधी के नाम थी, अब वो भी बीजेपी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य रहेगी। तो दयाशंकर सिंह ने बस अड्डे का शिलान्यास किया और इस दौरान जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई। एकमात्र ऐसी सीट जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी, रायबरेली, वो भी अब बीजेपी जीतेगी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य पर रहेगी। देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका बताइए, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है,
और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, जहाँ पर 80 की 80 सीटें हैं। मैंने देश में 10 स्टेटों को मिला करके जितनी सीटें होती हैं उतना केवल उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश छोड़ करके कोई केरल जा रहे हैं, उनकी माता जी राज्यसभा की जो है मेंबर हो रही है राजस्थान से। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी की भी लहर देखे हैं, इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी। एकमात्र सीट जो सोनिया जी की रायबरेली की, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य है। क्या आपको लगता है? समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बीजेपी, बीएसपी और जेडीयू के कई नेता सपा में शामिल हुए, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत किया। वह इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो 2014 में आए थे वह 24 में जाएंगे। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई के काम करने के तरीके पर भी सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी संस्थाएं हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल यह है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद अनुराग शर्मा ने झांसी के मऊरानीपुर वासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सुखनई नदी को पवित्र और सुंदर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। बता दें कि नदी के सौंदर्यीकरण के लिए 111 करोड़ की लागत से पर्यटन विभाग कार्य करेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि वो सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। उनका परिवार हमेशा से जनता की सेवा करता हुआ आया है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। विधायकों सभी को बोला गया था कि उस समय कि आप लोगों के भी इसमें कुछ योगदान होना चाहिए और ये स्कीम बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ी सी भी धनराशि डालते हैं तो सरकार अपनी ओर से बहुत सारी डाल देती है। अब मंशा मेरी यही थी, जब आदरणीय केशव भाई साहब मुख्यमंत्री जी ललितपुर मौरानीपुर आए थे, तब उनसे वो यहीं से निकले थे, तो हम लोगों ने उनको सुखनई नदी का दिखाया था। मैंने भाई साहब को उस समय भी आग्रह किया था कि दोनों तरफ इतने भव्य हमारे मंदिर हैं, इतने दिव्य स्थान है। मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंडप में पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया तो दूसरी ओर मौलाना ने कुरान की आयत पढ़कर निकाह कराया। इस आयोजन में 555 जोड़ों का विवाह कराया गया। 264 हिंदू जोड़े और 291 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। तो मुरादाबाद में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने एक साथ शादी रचाई। 555 जोड़ों का विवाह कराया गया। साथ ही चालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, जो समाज कल्याण विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। आज 9 मार्च को इस प्रांगण में 555 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा, जिसमें 264 हिंदू वैवाहिक जोड़े हैं और 291 मुस्लिम वैवाहिक जोड़े हैं। इस योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जाता है, 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री दी जाती है एवं 6,000 रुपये विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। देहरादून में निर्माणाधीन सिटी फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 225 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो निर्माणाधीन फॉरेस्ट का आज लोकार्पण किया गया। फॉरेस्ट पार्क का आपको बता दें, कार्यक्रम में सीएम धामी ने 225 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और कार्यक्रम में इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। करना भूल जाती थी, लेकिन हमारी सरकार जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है, क्योंकि हमारी सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के विकास के प्रति हम संकल्पित है। हमारा जोर है कि सबका संतुष्टिकरण होना चाहिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो वोट बैंक की राजनीति चलती थी, अब वो वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो रही है। अब विकास आधारित राजनीति आगे बढ़ रही है। हिमाचल के बागी विधायकों के उत्तराखंड पहुंचने की खबर है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक समेत 11 विधायक उत्तराखंड में बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक शुक्रवार को चार्टर्ड प्लेन से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे थे, जहां से ऋषिकेश की ओर गए। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर आगे एक बड़े नामी होटल में ठहरे हुए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के 6 और 3 विधायकों की बगावत के बाद हिमाचल की राजनीति में हलचल बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को सरकारें गिराने वाला कुख्यात बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक 9 राज्यों की सरकार को गिराने का काम किया गया है और ऑपरेशन लोटस के तहत हिमाचल प्रदेश में भी अब वही हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के 6, बीजेपी के 2 और 3 निर्दलीय उत्तराखंड के निजी होटल में ठहरे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा में बाकायदा सीआरपीएफ तैनात की गई है। तो हिमाचल के बागी विधायक उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद करण माहरा का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश में जुटी हुई है और अब तक 9 राज्यों की सरकार को गिरा चुकी है। काम कांग्रेस का काम, हमारा काम नहीं है। कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जो उनके कंट्रोल में नहीं रहते। इसका कारण है कि कांग्रेस तो नेतृत्व है वो असहाय हो चुका है। नेतृत्व की कार्यकर्ता पकड़ नहीं है। इधर दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अपना ना तो उनका विचार है, ना मुद्दे हैं, ना कार्यक्रम है। जब कुछ नहीं होता तो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कर जाएगा ही। तो इस पर बड़ी संख्या में जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि जब पार्टी छोड़कर जाते हैं तो प्रश्न वहाँ खड़ा होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की वर्तमान स्थिति क्या है, इससे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देहरादून बीजेपी महानगर कार्यालय में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि मनीष खंडूरी बीजेपी में आए हैं। देश के विकास में पीएम मोदी के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है। मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। बता दें कि इस बार उनके पौड़ी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जिस कारण मैं राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव-गांव जाए वो मैं ही जानता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार वाहन को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोग रूबरू हो सकेंगे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य विधायक, वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से
केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसका आम लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने दावा किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जल्द गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार अंतर्कलह से जूझ रही है। इस अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल के कारनामों ने यूपी में कांग्रेस को साफ कर दिया और अब इन चुनाव के बाद देश भर से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। का फैसला है उसमें हमारा क्या हस्तक्षेप है। उन्होंने जो भी फैसला किया है ठीक है। और हिमाचल के 6 विधायक जो बर्खास्त हुए थे उत्तराखंड में है, यदि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, क्या फिर भाजपा वर्तमान सरकार हिमाचल के खिलाफ क्या विश्वास प्रस्ताव लाएगी? देखिए, हम तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा। लेकिन अब ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, इस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कारनामे और कर्म इस प्रकार के हैं, वो सरकार शायद अपने कारनामों से ही पूरी नहीं चलेगी। वो निश्चित रूप से बीच में ही कुछ ना कुछ इस तरह का कर्तव्य करेंगे। अब ये मायावती हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के सहभागी और विधायक 3 निर्दलीय विधायक आज उत्तराखंड पहुंचे। बताया जा रहा है कि आज चार्टर्ड प्लेन से 9 से 10 लोगों का दल ऋषिकेश पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ बीजेपी का एक नेता भी है। खबर है कि सभी विधायक ऋषिकेश के ताज होटल में रुके हुए हैं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।